हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में इसरो का जो एक पेपर था, वो पेपर के 30 क्वेश्चन हमने कर लिए थे सॉल्व, और उसके बाद 30 और क्वेश्चन उसके बाकी बचे हुए थे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बाकी के 30 क्वेश्चन और बचे हुए थे, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में इससे पहले वाला इसरो का पेपर देख सकते हैं, जो कि टेक्नीशियन का पेपर है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, और उसमें हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। इसके बाद आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इसके आगे के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम 31 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और समझ भी लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी वीडियो। 31 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। तो नियॉन साइन ट्यूब जो होती है, नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए जो आवश्यक वोल्टेज होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो पहला ऑप्शन है ट्यूब की लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन है ट्यूब के पदार्थ पर, तीसरा ऑप्शन है ट्यूब के व्यास पर, और चौथा ऑप्शन है ट्यूब की मोटाई पर। तो जो नियॉन साइन ट्यूब होती है, उस नियॉन साइन ट्यूब में कितनी वोल्टेज आवश्यक होती है वो काय पर निर्भर करती है? ट्यूब की लंबाई पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ट्यूब की लंबाई पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में सर्वाधिक दक्षता है? ये अपने को बताना है कि किस प्रकार का एसी से डीसी परिवर्तक जो होता है उसमें सर्वाधिक दक्षता होती है। तो पहला ऑप्शन है मोटर जनित्र सेट, दूसरा ऑप्शन है रोटरी परिवर्तक, तीसरा ऑप्शन है मर्करी आर्क रेक्टिफायर, और चौथा ऑप्शन है सॉलिड स्टेट परिशोधक या फिर सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर रहेगा सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर। इसकी जो दक्षता होती है वो सर्वाधिक होती है सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास बी प्रवर्धक में आउटपुट धारा रिक्त स्थान के लिए प्रवाहित होती है। तो क्लास बी का जो एम्पलीफायर होता है उसमें आउटपुट धारा किसके लिए प्रवाहित होती है? तो पहला ऑप्शन है आधी इनपुट साइकिल से कम, दूसरा ऑप्शन है आधी इनपुट साइकिल से अधिक, तीसरा ऑप्शन है आधी इनपुट साइकिल, और चौथा ऑप्शन है पूरी इनपुट साइकिल। तो इसका राइट आंसर है आधी इनपुट साइकिल के लिए प्रवाहित होती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, आधी इनपुट साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एससीआर सार्थक धारा के साथ चलना तब शुरू करेगा जब। तो एक एससीआर जो होता है वो एप्लीकेबल करंट के साथ कब चलना शुरू करता है? तो पहला ऑप्शन है एनोड तथा गेट दोनों ऋणात्मक हो, दूसरा ऑप्शन है एनोड ऋणात्मक तथा गेट धनात्मक हो, तीसरा ऑप्शन है एनोड धनात्मक तथा गेट ऋणात्मक हो, और चौथा ऑप्शन है एनोड तथा गेट दोनों धनात्मक हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोड तथा गेट दोनों धनात्मक हो। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाई हेड तथा निम्न आस्त्राव के लिए वाटर टरबाइन का उपयोग होता है। तो हाई हेड है और लो डिस्चार्ज है, उसके लिए कौन सा वाटर टरबाइन यूज़ में आता है, कौन सा वाटर टरबाइन उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पेल्टन व्हील, दूसरा ऑप्शन है कल्पन टरबाइन, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसिस टरबाइन, और चौथा ऑप्शन है नोदित्र टरबाइन या फिर प्रोपेलर टरबाइन। तो इसका राइट आंसर रहेगा पेल्टन व्हील। ये वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण रिक्त स्थान को जानने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के परीक्षण हम करते हैं, एक तो करते हैं नो लोड और एक करते हैं फुल लोड। तो नो लोड परीक्षण जो होता है वो कोर लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है या फिर नो लोड हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और जो दूसरा जो होता है वो कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं फुल लोड टेस्ट या फिर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नो लोड हानि। तो पहला ऑप्शन है ताम्र हानि, दूसरा ऑप्शन है चुंबकन धारा तथा ताम्र हानि, तीसरा ऑप्शन है चुंबकन धारा तथा नो लोड हानि, और चौथा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चुंबकन धारा तथा नो लोड हानि, क्योंकि
ए और बी वाले में ताम्र हानि दी गई है और ताम्र हानि के लिए हम नो लोड परीक्षण नहीं करते हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणांक होता है। तो जो आरएलसी परिपथ होता है उसमें XC = XL अगर हो जाए तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है, और अनुनाद जो होता है उस अनुनाद पर पावर फैक्टर की वैल्यू अपने को पूछी है कि आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणांक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है इकाई, तीसरा ऑप्शन है 0.5 लैगिंग और चौथा ऑप्शन है 0.5 लीडिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि यूनिटी, जो यूनिटी इसका राइट आंसर आएगा, या फिर इकाई। जो आरएलसी सर्किट होता है उसमें इकाई पावर फैक्टर होता है जब वो रेजोनेंस पर होता है या फिर अनुनाद की स्थिति पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है वॉशिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है फूड मिक्सर, तीसरा ऑप्शन है टेबल पंखा और चौथा ऑप्शन है टोस्टर। तो इसमें राइट आंसर आएगा टोस्टर। जो टोस्टर होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, बाकी तीन जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करते हैं। तो ए वाला जो है वॉशिंग मशीन, इसमें मोटर प्रयोग की जाती है और मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। फूड मिक्सर में भी मोटर होती है और टेबल पंखे में भी मोटर होती है। तो ये तीनों तो जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, लेकिन टोस्टर जो होता है इसमें हीटिंग एलिमेंट उपयोग किया जाता है और इस कारण से ये टोस्टर ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 1 मिली हेनरी प्रेरकों को समांतर में जोड़ा गया है। इस संयोजन को श्रृंखला में 2 1 मिली हेनरी वाले प्रेरकों के साथ जोड़ा गया है। समतुल्य प्रेरकता बताइए। तो टोटल इंडक्टेंस अपने को यहाँ पर बताना है। 4 इंडक्टर है और उन हर एक कितने मिली हेनरी का है, 1 मिली हेनरी का, और उनको समांतर में जोड़ा गया है। तो 4 1 मिली हेनरी के 4 है तो इनका टोटल कितना हो गया 0.25, और उसके सीरीज में क्या है, उसके सीरीज में 1 मिली हेनरी वाले 2 है। तो 2 तो ये हो गए और 0.25 वो हो गया, तो टोटल जो हुआ वो हुआ 2.25। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.25। एक बार और समझ लीजिए कि इसमें पूछा गया है कि 4 1 मिली हेनरी प्रेरकों को समांतर में जोड़ा गया है। तो 1 मिली हेनरी है और 4 है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 1 मिली हेनरी बटे 4, तो 0.25 मिली हेनरी। तो इसका तो आ जाएगा 0.25 मिली हेनरी। उसके बाद 0.25 मिली हेनरी में हम ऐड करेंगे 1 हेनरी के 2, तो इसका टोटल आ जाएगा 2.25 मिली हेनरी। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संरक्षक धारा ट्रांसफार्मर के बोझ को रिक्त स्थान में निर्दिष्ट किया गया है। तो जो धारा ट्रांसफार्मर होता है, प्रोटेक्टिव करंट ट्रांसफार्मर सीटी जिसको हम बोलते हैं, उस सीटी की बर्डन को किसमें निर्दिष्ट किया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन है लोड धारा का प्रतिशत, बी ऑप्शन है वोल्ट एम्पियर, सी ऑप्शन है प्रतिशत अनुपात त्रुटि और डी ऑप्शन है प्रतिशत फेज त्रुटि। तो इसका राइट आंसर रहेगा वोल्ट एम्पियर। बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। वोल्ट एम्पियर में हम इसकी करंट ट्रांसफार्मर के बर्डन को निर्दिष्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालिक मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ का परिणाम रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। तो जो समकालिक मोटर है इसे हम सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, और इस सिंक्रोनस मोटर में जो स्टेटर बैक ईएमएफ का परिमाण है वो किस पर निर्भर करता है। तो वो निर्भर करता है केवल डीसी की उत्तेजकता का। पहला ऑप्शन है मोटर के वेग पर, दूसरा ऑप्शन है मोटर के भार पर, तीसरा ऑप्शन है केवल डीसी उत्तेजकता पर और चौथा ऑप्शन है वेग तथा रोटर फ्लक्स दोनों पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा केवल डीसी उत्तेजकता पर। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। नो लोड स्थिति में तथा अति उत्तेजकता से चालित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा। तो नो लोड की जब स्थिति होती है और अति उत्तेजकता हो तो उस स्थिति में सिंक्रोनस मोटर की जो आर्मेचर करंट होता है वो क्या होता है,
तो पहला ऑप्शन है अनुप्रयुक्त वोल्टता के 7 फेज में है। दूसरा ऑप्शन है परिणामी वोल्टता ER को 90 डिग्री से पीछे है। तीसरा ऑप्शन है लघु कोण द्वारा अनुप्रयुक्त वोल्टता के पीछे है। और चौथा ऑप्शन है अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे है। डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन। एक 8 ध्रुवीय प्रत्यावर्तित 750 RPM पर घूर्णित होता है, उसकी आवृत्ति रिक्त स्थान होती है। तो एक 8 पोल का अल्टरनेटर है और उसकी जो घूर्णन गति है वो है 750 RPM। तो 750 RPM पर वह घूम रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि N बराबर होता है 120 F/P। तो 120 F/P। N इजिकल टू होता है 120 F/P। तो यहाँ पर हमें F निकालना है, तो F इजिकल टू हो जाएगा F इजिकल टू हो जाएगा 50 हर्ज। F इजिकल टू 50 हर्ज कैसे होगा? F इजिकल टू होगा NP/120। तो NP/120, तो N की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। N की वैल्यू है 750। उसके बाद P की वैल्यू यहाँ पर 8 है और 120 हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 से 5 बार जाएगा और यहाँ पर आएगा 8×5 = 40 और 8 एकम 8, 8×5 = 40। तो 15 आएगा, 15 का 5 बार जाएगा, 15×5 = 75, 0। तो यहाँ पर आएगा हमारे सामने 50। तो 50 यहाँ पर हमारे सामने आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50 हर्ट्ज। ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गति नियंत्रण के लिए ध्रुव परिवर्तन विधि को रिक्त स्थान में अपनाया जा सकता है। तो गति नियंत्रण जो होता है, गति नियंत्रण के लिए ध्रुव परिवर्तन की विधि को किसमें, कौन सी मोटर में हम अपना सकते हैं? तो ए ऑप्शन है स्लिप रिंग मोटर, बी ऑप्शन है समकालिक मोटर, सी ऑप्शन है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और डी ऑप्शन है एकल फेज मोटर। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इसमें हम पोल की संख्या को परिवर्तित करके इसकी घूर्णन गति को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 1000 वाट हीटर को एक 240 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा गया है, तो हीटर में बहती धारा ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको ओम के नियम से सोल्व करना है। ओम के नियम से V इजिकल टू होता है I × R। तो यहाँ पर अपने को ज्ञात करनी है I, तो I इजिकल टू होगा V/R और V यहाँ पर अपने को दिया गया है 1000 और R की वैल्यू अपने को यहाँ पर दी गई है 240। तो यहाँ पर टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 4.16। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.16। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.16 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खुले परिपथ में। तो एक खुले परिपथ में क्या होता है? तो ए ऑप्शन दिया गया है प्रतिरोध तथा धारा दोनों शून्य है, बी ऑप्शन है प्रतिरोध तथा धारा दोनों अनंत है, सी ऑप्शन है प्रतिरोध शून्य है तथा धारा अनंत है और चौथा ऑप्शन है कि प्रतिरोध अनंत है तथा धारा शून्य है। तो इसमें क्या होता है, ओपन सर्किट जो होता है, ओपन सर्किट में 2 बिंदु होते हैं। तो दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होता है, खुला परिपथ जब होता है तो खुला परिपथ में दोनों के बीच अनंत प्रतिरोध होता है और धारा जो होती है वो शून्य होती है। यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध अनंत है और धारा जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बह रही है, तो शून्य है। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध अनंत है तथा धारा शून्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 47 नंबर का, भूक्षरण परिपथ ब्रेकर ELCB रिक्त स्थान के आधार पर कार्य करता है। तो ELCB जो होती है वो किसके आधार पर कार्य करती है? ELCB याद रखना है फ्रेंड्स कि ELCB अवशिष्ट धारा के आधार पर कार्य करती है। ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति को रिक्त स्थान में मापा जाता है।
तो बैटरी जो होती है, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति को हम किस में मापते हैं? पहला ऑप्शन है धारामान, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट घनत्व, तीसरा ऑप्शन है अम्ल मात्रा और चौथा ऑप्शन है वोल्टता आउटपुट। तो इसका राइट आंसर रहेगा विशिष्ट घनत्व। हम क्या मापते हैं? बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति चेक करते हैं, तो उसमें हम बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व चेक करते हैं हाइड्रोमीटर से। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, विशिष्ट घनत्व या फिर आपेक्षिक घनत्व। इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल। तो दो चुंबकीय ध्रुव जो है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल क्या होता है? पहला ऑप्शन है दूरी के समानुपाती, दूसरा ऑप्शन है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा ऑप्शन है दूरी के वर्ग के समानुपाती और चौथा ऑप्शन है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें भी डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मान लो कि दो कोई भी पोल है Q1 Q2, तो वो जो होता है वो पोल F = होता है 1/Q1 Q2 स्क्वायर, मतलब कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बैंड पास फिल्टर वह है जो। तो बैंड पास फिल्टर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है निम्न आवृत्ति संकेत भेजता है, दूसरा ऑप्शन है उच्च आवृत्ति संकेत भेजता है, तीसरा ऑप्शन है दो आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत भेजता है और चौथा ऑप्शन है दो आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत को बहिष्कृत करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि दो आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत भेजता है। सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज रिक्त स्थान के समान होती है। तो स्टार संयोजन जो होता है, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है? तो लाइन वोल्टेज होती है √3 गुणित फेज वोल्टेज के बराबर। तो और लाइन धारा जो होती है, लाइन करंट, वो किसके बराबर होती है? लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। तो स्टार संयोजन में ध्यान रखना है कि लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है और लाइन वोल्टेज जो होती है वो √3 गुणित फेज वोल्टेज के बराबर होती है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन राइट आंसर आएगा, √3 × EP। इसके बाद EP भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, और VP भी लिख सकते हैं, दोनों में से दोनों सही है। इसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर के परास को बढ़ाने के लिए। तो वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? तो पहला ऑप्शन है श्रृंखला में एक निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, दूसरा ऑप्शन है समांतर में एक निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तीसरा ऑप्शन है श्रृंखला में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है और चौथा ऑप्शन है समांतर में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा श्रृंखला में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर की अगर रेंज बढ़ानी है तो हम सीरीज में उच्च प्रतिरोध को जोड़ेंगे, और अगर अमीटर की रेंज बढ़ानी है तो समांतर में कम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है। तो इनमें से कौन सी वायरिंग है जो भवन निर्माण में योजित और क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित होती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है क्लीट वायरिंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बेटन वायरिंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कंड्यूट सतह वायरिंग और चौथा ऑप्शन है कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। तो डी वाला जो ऑप्शन है कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित 3 फेज मोटरों में कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? यहाँ पर सेल्फ की जगह आएगा सेल्फ स्टार्टिंग। तो इन 3 फेज मोटरों में से कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? हमें बताना है कि इन सभी में से कौन सी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है सिंक्रोनस मोटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वाउंड रोटर मोटर और चौथा ऑप्शन है डबल केज मोटर।
तो इन सभी में से जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, समकालिक मोटर या फिर सिंक्रोनस मोटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में निष्क्रिय साधन कौन सा है? तो एक्टिव और पैसिव डिवाइस होते हैं, तो यहाँ पर अपने को पैसिव डिवाइस बताना है कि इन सभी में से पैसिव डिवाइस कौन से हैं। तो पैसिव डिवाइस कौन से होते हैं, जैसे कि इंडक्टर हुआ, चोक हुआ, रेजिस्टेंस हुआ और कैपेसिटर हुआ, ये सभी क्या है, ये सभी पैसिव डिवाइस है। और जो इलेक्ट्रॉनिक में काम में आते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सारे क्या है, ये ट्रांजिस्टर सारे एक्टिव डिवाइस है। तो यहाँ पर हमें पैसिव डिवाइस पूछा है, निष्क्रिय डिवाइस पूछा गया है। तो एयर कोर इंडक्टर जो है डी वाला ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी क्या है, ट्रांजिस्टर है और रेक्टिफायर है। पहला क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दूसरा है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तीसरा है बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और चौथा है एयर कोर इंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर कोर इंडक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आई धारा है एवं वी वोल्टता है तो शक्ति P किसके तुल्य होगी? तो P बराबर क्या फार्मूला होता है, तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, जहाँ पर V क्या है, V वोल्टेज है और I है करंट। तो अपने को बताना है कि P इजिकल टू क्या होता है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है V स्क्वायर अपॉन आई, दूसरा ऑप्शन है V स्क्वायर इंटू आई, तीसरा ऑप्शन है V इंटू आई स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है वी आई। तो डी वाला जो आंसर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा V इंटू आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है? तो इनमें से अपने को बताना है कि इलेक्ट्रिकल फायर को ख़त्म करने के लिए, इलेक्ट्रिकल अग्नि को अग्निशमन करने के लिए कौन सा अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सोडा एसिड अग्निशामक, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, तीसरा ऑप्शन है फोम टाइप अग्निशामक और चौथा ऑप्शन है पानी। तो इन सभी में से जो बी वाला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग हम विद्युत संबंधी आग में कर सकते हैं, बाकी का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें पानी होता है। इसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल परिपथ की निरंतरता सामान्यतः रिक्त स्थान द्वारा जांच की जाती है। तो इलेक्ट्रिकल परिपथ जो होता है, उस इलेक्ट्रिकल परिपथ की कंटिन्यूटी हमें टेस्ट करनी है, तो वो किसके द्वारा हम चेक करेंगे? तो पहला ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन है ए मीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन है पावर मीटर या फिर शक्ति मीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ओम मीटर। ओम मीटर के द्वारा हम क्या करेंगे? ओम मीटर के द्वारा हम प्रतिरोध मापेंगे और प्रतिरोध के मापने से क्या होगा कि हमें इन दोनों के बीच में प्रतिरोध का पता चलेगा। अगर प्रतिरोध अनंत है तो वो जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है, और अगर प्रतिरोध जीरो है तो वो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ए वाला ऑप्शन ओम मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ए मीटर जो है, ए मीटर से हम करंट नापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्ट मापते हैं और एक पावर ऊर्जा मीटर जो होता है या फिर शक्ति मीटर होता है उससे पावर मापते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संधारित्र की धारिता रिक्त स्थान के समानुपाती होती है। तो संधारित्र जो होता है, संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो जो ए ऑप्शन दिया गया है प्लेट का पदार्थ, इसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है प्लेट का क्षेत्रफल, फिर तीसरा ऑप्शन है प्लेट के बीच वोल्टता और डी ऑप्शन है प्लेटों के बीच ध्रुवता या फिर पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स। तो इन चारों में से जो संधारित्र की धारिता होती है, कैपेसिटेंस होता है, वो किसके समानुपाती होता है? तो जो प्लेट का क्षेत्रफल होता है, प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का कि शुद्ध साइन तरंग का रूप गुणांक क्या होता है। तो शुद्ध साइन वेव जो होती है, उस शुद्ध साइन वेव का यहाँ पर अपने को फॉर्म फैक्टर पूछा गया है कि प्योर साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0.11, दूसरा ऑप्शन है 1.01, तीसरा ऑप्शन है 1.00 और चौथा ऑप्शन है 1.11। तो इसमें से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी वाला जो ऑप्शन है 1.11, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो शुद्ध साइन तरंग का रूप गुणांक होता है 1.11। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये 60 क्वेश्चन जो है ये 60 ही क्वेश्चन इसरो के पेपर में आए हुए हैं। इसरो मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है और टेक्नीशियन का पेपर में इलेक्ट्रिकल की जो ट्रेड होती है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, उसी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हमने इस पेपर में सोल्व किए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन। तो आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।